वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे पॉलिटी की लिस्टिंग, जो आपके यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, साथ में आपका आर का एग्ज़ाम होगा, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, ठीक है, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से। सबसे पहले बात करेंगे राज चिन्ह की। तो भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो कि सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। इस राज चिन्ह के निचले हिस्से पर 4 छोटे जानवर, घोड़े और सांड दृश्यमान और शेर और हाथी अदृश्य हैं। राज चिन्ह भारत सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया और राज चिन्ह के नीचे जो खुदा हुआ सूत्र सत्यमेव जयते है, इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। फिर है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान यानी जनगण मन, ये पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान भारतीय संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बंगाली में की थी और राष्ट्रगान जो है जनगण मन, उसका हिंदी संस्करण है। इसका अंग्रेजी प्रतिपादन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही किया गया है। इसमें कुल 5 पद हैं और पहला पद जो है राष्ट्रीय गान का पूर्ण संस्करण है और इसके पूर्ण संस्करण की अवधि जो है वो 52 सेकेंड है। फिर है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है और ये पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 यानी कलकत्ता सत्र में गाया गया था और इसका अंग्रेजी प्रतिपादन श्री अरबिंदो द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें तो ये शक संवत पर आधारित है, जिसको 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र इस कैलेंडर का पहला महीना है। एक चैत्र 22 मार्च को होता है और लीप वर्ष में 21 मार्च को होता है और राष्ट्रीय कैलेंडर में भी 365 या फिर लीप वर्ष होने पर 366 दिन होते हैं। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज की। इसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ध्वज के मध्य में पहिए का प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसमें कुल 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन ध्वज संहिता 2002 द्वारा नियंत्रित है, जो 26 जनवरी 2002 को लागू हुआ था। भारत ध्वज संहिता 2002 के प्रावधानों के अनुसार प्रतीक और नाम, अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम 1950 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 और इस विषय पर बने किसी भी अन्य कानून में प्रदान की गई हद को छोड़ करके आम जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि में सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अन्य प्रतीक की बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। फल आम है, मैग्नीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय पुष्प कमल है, निलंबो नूसीफेरा। राष्ट्रीय पेड़ बरगद है, फाइकस बेंगालेंसिस। राष्ट्रीय पशु बाघ है, पैंथेरा टाइग्रिस। और जलीय जीव है मीठे पानी की डॉल्फिन यानी प्लेटिनिस्टा गंगेटिका। और राष्ट्रीय नदी गंगा है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में। अब भारत की भाषाएं भी देख लेते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है 22। 1950 में भारतीय संविधान की स्थापना के समय में ये जो मान्यता प्राप्त भाषाएं थीं ये 14 थीं। उसके बाद 8वीं अनुसूची में मूल संविधान के बाद जोड़ी गई भाषाएं सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली हैं। हिंदी को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा अपनाया गया था। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा और बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। उड़िया का नाम बदल करके ओडिया किया गया 96 संशोधन अधिनियम के द्वारा। आप कुछ आर्टिकल भी देख लेते हैं। इसमें देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 क्लॉज 1 के अनुसार भारत की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है। ठीक,
अब शास्त्रीय भाषा पाने वाली भाषाएं देख लेते हैं। शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा है तमिल, ठीक है। इसके बाद अन्य भाषाएं संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और उड़िया हैं, ठीक है। आगे इससे रिलेटेड क्या है कि डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के साथ कश्मीरी को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए 2020 में भारत की संसद ने एक अधिनियम पारित किया था, एक विधेयक पारित किया था। नागालैंड की भाषा अंग्रेजी है। गोवा की राजभाषा कोंकणी है। भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा अंग्रेजी है। लक्षद्वीप की प्रमुख भाषाएं जेसरी, जो कि द्वीप भाषा, और महाल है, ठीक है। सामान्यतः पुदुचेरी यानी पूर्व में पौंडीचेरी में बोले जाने वाली विदेशी भाषा जो है वो फ्रेंच है। पूर्व की इतालवी कहे जाने वाली भारतीय भाषा है तेलुगु। और जिन दो राज्यों में संस्कृत उनकी आधिकारिक भाषाओं में से एक है, ये है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख भाषाएं हिंदी, निकोबारी, बंगाली, तमिल, मलयालम और तेलुगु हैं। अंग्रेजी मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में नहीं है। आगे एक और फैक्ट देख लीजिए कि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके आंध्र प्रदेश के रूप में जाना जाने वाला पहला भाषाई राज्य बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन और पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई, जो 56 दिनों की भूख हड़ताल पर थे, ठीक है। तो उसी के कारण भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश एक पहला राज्य बना था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई भाषा से रिलेटेड। आगे एक और चीज़ देख लेते हैं कि भाषा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित संस्थान। तो देखिए, भारतीय भाषा संस्थान जो है वो मैसूर कर्नाटक में है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली में। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ जो है वो तिरुपति में। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद। केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान चेन्नई में। शास्त्रीय तेलुगु में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र नेल्लोर में। और केंद्रीय हिंदी संस्थान ये है आगरा में, ठीक है। अब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं की सूची, ठीक है। इसमें देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 सब क्लॉज 1 में विशेष रूप से उल्लेख है कि संघ की आधिकारिक भाषा क्या होगी, देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, ठीक है। और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। भारतीय पासपोर्ट पर केवल हिंदी और अंग्रेजी का ही उल्लेख है, ठीक है। भारतीय संसद में भी केवल हिंदी या अंग्रेजी में ही कार्य हो सकता है। संसदीय कार्यवाही, न्यायपालिका, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संचार जैसे आधिकारिक उद्देश्यों में अंग्रेजी की उपयोग की अनुमति है, ठीक है। तो बेसिकली संसद में हिंदी और इंग्लिश। फिर 1950 में संविधान ने देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ राजभाषा अधिनियम 1963 की आधिकारिक भाषा घोषित किया, जो कि 1965 के बाद भी हिंदी के साथ साथ आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए प्रदान करता है, ठीक है। आगे ये तो आप पढ़ ही चुके हैं कि मूल रूप से 14 भाषाएं थीं। 21वें संशोधन से सिंधी को, 71वें संशोधन से कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को, और 92वें संशोधन से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को। और बाद में 2011 में 96वां संशोधन हुआ तो उड़िया का नाम बदल के ओडिया कर दिया गया, और बाकी भाषाई आधार पर बना पहला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश था, ठीक। आगे बढ़ते हैं, भाषा देख लेते हैं कि भाषा क्या है और मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। असम इंडो आर्यन लैंग्वेज है, जो कि असम में असमिया। बंगाली भी इंडो आर्यन है, पश्चिम बंगाल में। तेलुगु द्रविड़ियन लैंग्वेज में आती है, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। उर्दू इंडो आर्यन है, उत्तरी भारत में। गुजराती भी इंडो आर्यन, गुजरात में। हिंदी इंडो आर्यन, उत्तर भारत के अधिकांश भागों में। कश्मीरी भी इंडो आर्यन है, जो कि जम्मू कश्मीर में। कन्नड़ द्रविड़ियन है, कर्नाटक में। तमिल भी द्रविड़ियन, तमिलनाडु और पुदुचेरी में। मलयालम भी द्रविड़ियन, केरल में। मणिपुरी जो है वो तिब्बतो बर्मन है, ये मणिपुर में। आगे बढ़ते हैं,
मराठी देखिए इंडो आर्यन महाराष्ट्र में, उड़िया भी इंडो आर्यन उड़ीसा में, पंजाबी इंडो आर्यन पंजाबी चंडीगढ़ में, संस्कृत भी इंडो आर्यन है, सिंधी ये भी इंडो आर्यन जो कि गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में कुछ बिखरे हुए क्षेत्रों में। नेपाली की बात करें तो ये भी इंडो आर्यन सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में। कोंकणी भी इंडो आर्यन है जो कि गोवा और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में। बोडो जो है ये तिब्बतो बर्मन है जो कि असम पश्चिम बंगाल में। डोगरी इंडो आर्यन है जम्मू और हिमाचल में। मैथिली बिहार के कुछ क्षेत्रों में इंडो आर्यन। संथाली जो है ये एस्ट्रो एशियाटिक है जो कि झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और संथाल में ये संथाल जनजाति के द्वारा बोली जाती है। ठीक है, तो ये आपने प्रॉपर भाषाओं के बारे में देख लिया पूरा। ठीक है, भाषाएं कहाँ पे बोली जाती हैं उससे रिलेटेड आप आर्टिकल वगैरह देख लिया आपने, कुछ संस्थान भी देख लिए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे आपके इम्पॉर्टेंट पॉलिटी की लिस्टिंग के साथ। बाकी पढ़ते रहिए, बने रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।